हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह सेशन जो चल रहे हैं सब जून 2023 के लिए थिंकर वाले सेशन हैं। तो आज हम देखने वाले हैं आदर्श प्रारूप के बारे में मैक्स वेबर का क्या विचार था। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज करवाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं आइडियल टाइप जो उन्होंने मेथड बताया समाजशास्त्र के अध्ययन करने के लिए। इन्होंने दो प्रकार के मेथड बताए, एक आदर्श प्रारूप और दूसरा वर्स्टियन मेथड। तो आइए देखते हैं उसके बारे में इन्होंने क्या कहा है। तो वेबर कालीन यूरोपीय समाजशास्त्री में अध्ययन पद्धति से लेकर मुख्यतः दो विचार प्रचलित थे। प्रथम, प्रत्यक्षवाद को सामाजिक घटनाओं को प्रत्यक्ष निरीक्षक परीक्षण के बल पर देता था, और दूसरा नव आदर्शवाद जो सामाजिक घटनाओं के विश्लेषण की कर्ता के समझ को महत्व देने की बात करता था। तो वेबर से जो पहले विचारधाराएं चल रही थी या पद्धतियां चल रही थी वह प्रत्यक्षवाद थी और नव आदर्शवाद। तो जर्मनी समाजशास्त्री जो थे, वेबर ने प्रत्यक्षवाद को अस्वीकार करते हुए कहा कि वह नव आदर्शवाद से कुछ हद तक सहमत होते हुए समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने वाला विज्ञान माना है, और तथा इसकी अध्ययन पद्धति के रूप में इन्होंने आदर्श प्रारूप को प्रस्तुत किया है। तो इन्होंने जो है कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं की व्याख्यात्मक अर्थात डिस्क्रिप्टिव अध्ययन करने वाला विज्ञान है, और जिसका अध्ययन हम आदर्श प्रारूप पद्धति के माध्यम से कर सकते हैं, ऐसा मैक्स वेबर का मानना था। आदर्श प्रारूप एक ऐसी संरचनाएं अथवा अवधारणाएं हैं जो सामाजिक यथार्थ के स्पष्टीकरण और व्याख्या के लिए बनाई जाती है। तो इन्होंने कहा आदर्श प्रारूप ऐसी संरचना है जिसे सामाजिक यथार्थ अथवा सामाजिक वास्तविकता या घटना की वास्तविकता को स्पष्ट करने के लिए या व्याख्या करने के लिए बनाया जाता है। जिस तरह प्राकृतिक विज्ञानों में हम प्रयोग के उद्देश्य से प्रयोगशाला और शुद्ध गंधक या शुद्ध ऑक्सीजन बना लेते हैं, अर्थात इन्होंने कहा जैसे हम प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोगशाला में अध्ययन करके या वो करके शुद्ध गंधक या शुद्ध ऑक्सीजन बना लेते हैं, उसी तरह प्रकृति से अपने शुद्ध रूप से नहीं पाया जा सकता है। जो प्रकृति में शुद्ध रूप से ऑक्सीजन नहीं पाया जा सकता, किसी न किसी कंपोनेंट के साथ ही मिलता है, लेकिन हम लैब में उसको अलग करके ऑक्सीजन बना सकते हैं। उसी तरह सामाजिक विज्ञानों का भी विश्लेषण के लिए उद्देश्यों के अध्ययन की जाने वाली घटना को शुद्ध रूपों का निर्माण संभव है, जिससे वेबर ने आदर्श प्रारूप की संज्ञा दी। अब इसको उदाहरण के तौर पर लेते हैं। जैसे कि हमें वातावरण में कई तरह की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें ऑक्सीजन का परसेंट 21 है। तो हम जब वातावरण से ऑक्सीजन को लेते हैं तो उसको साथ जो है बहुत तरह की गैसें हमारे अंदर जाती हैं, फिर वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल आती। उसी तरह इन्होंने कहा कि समाज में जो घटनाएं हैं उनके शुद्ध रूप का निर्माण भी संभव है, लेकिन उसके लिए हमें उसके आदर्श प्रारूप अर्थात उसकी विशिष्ट विशेषताओं को देखकर अध्ययन करना पड़ता है। अर्थात जो उस तथ्य को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं, जैसे कोई घटना घटी है उसमें जो उसका आदर्श प्रारूप होगा, एक जो उसे सर्वाधिक प्रभावित करता होगा, उसे अपना आधार बना के अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार आदर्श प्रारूप उन विशेषताओं का एक पुंज है जो अध्ययन की जाने वाली घटना के अधिकांश प्रकरणों में समुचित मात्रा में पाई जाती हैं, अर्थात सर्वाधिक भूमिका निभाती हैं। ये सभी विशेषताएं यथार्थ रूप में किसी एक वास्तविक घटना से नहीं मिलती हैं, परंतु इन सभी विशेषताओं पर हम उस तरह की सभी वास्तविकताओं घटनाओं को प्रचुर मात्रा में पाया जाना आवश्यक है। इन्होंने कहा जो सभी विशेषताएं हैं वह एक समान तो नहीं होती हैं, लेकिन सभी घटनाओं में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। आदर्श प्रारूप के अंतर्गत हम सामाजिक घटनाओं के विश्लेषण उद्देश्य से अनुभव मूलक निरीक्षण के आधार पर अध्ययन की जाने वाली घटना या विषय का तार्किक रूप से एक काल्पनिक मॉडल तैयार करते हैं, और इसे यथार्थ घटना या विषय की तुलना करके हम उपयुक्त निष्कर्ष निकालते हैं। तो इन्होंने कहा कि आदर्श प्रारूप के माध्यम से हम किसी सामाजिक घटना के विश्लेषण के उद्देश्य को अनुभव के माध्यम से उसके आदर्श प्रारूप को अलग करके एक काल्पनिक मॉडल तैयार करेंगे, फिर उसको हम
वास्तविक घटना के साथ तुलनात्मक अध्ययन करके जो है निष्कर्ष निकालते हैं। वेबर का उपरोक्त विश्लेषण पे आदर्श प्रारूप निम्न लक्षणों पर चर्चा की जा सकती है कि आदर्श प्रारूप में अध्ययन की जाने वाली घटना के प्रासंगिक एवं अनिवार्य विशेषताओं का एक पुंज है। अर्थात इन्होंने किसी घटना के प्रासंगिक और अनिवार्य विशेषताओं को पुंज को ही आदर्श प्रारूप कहा है, और उस घटना की सामान्य और औसत विशेषता है, न कि उस घटना की सामान्य या औसत विशेषता न होकर अनिवार्य और प्रासंगिक अर्थात जरूरी विशेषता होती है। इसके बाद इन्होंने कहा कि आदर्श प्रारूप का निर्माण जो है यथार्थ तत्वों के आधार पर ही किया जाता है, अर्थात वास्तविक तथ्यों के आधार पर ही किया जाता है, परंतु उस यथार्थ के सभी पक्षों को व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि पूरे यथार्थ के आंशिक पक्ष को ही व्यक्त करते हैं। तो उन्हें पूरी तरह से यथार्थ को व्यक्त न करके उसी कुछ पक्षों अर्थात कुछ ही विशेषताओं को व्यक्त किया जाता है। आदर्श प्रारूप न तो यथार्थ के किसी निश्चित अवधारणा की व्याख्या करते हैं और न ही कोई परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं, परंतु व्याख्या एवं परिकल्पना के निर्माण में सहायक जरूर होते हैं। तो इन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से आदर्श प्रारूप न तो व्याख्या करता है न ही परिकल्पना का निर्माण करता है, लेकिन वह जो है एक आधार प्रदान करता है हमें व्याख्या करने और परिकल्पना के निर्माण करने में आदर्श प्रारूप। दूसरा चौथा इन्होंने बताया कि आदर्श प्रारूप का संबंध किसी प्रकार के आदर्श या मूल्यांकन से नहीं होता है, जैसे कि कोई नैतिक अनैतिक मूल्यों से आदर्श प्रारूप का कोई संबंध नहीं होता है। यहाँ पे आदर्श शब्द का तात्पर्य है कि मॉडल के शुद्ध प्रारूप से होता है कि मॉडल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। सामाजिक वैज्ञानिक विश्लेषण है तो किसी समस्या या घटना का आदर्श प्रारूप बना सकते हैं, चाहे समस्या वेश्याओं से हो संबंधित हो या धर्म से हो। तो इन्होंने कहा समस्या किसी भी प्रकार की हो तो उसके कुछ हम आइडियल टाइप बना सकते हैं और उसी के आधार पर उसका अध्ययन कर सकते हैं। इनमें मूल्यों की बात नहीं होती है, जैसे कि यहाँ पे कहा वेश्या को खास करके अनैतिक रूप से समाज में देखा जाता है और धर्म को नैतिकता की चरम स्थिति के रूप में देखा जाता है। तो इन्होंने दोनों संबंधों के आधार पर कहा कि मूल्यों की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पर आदर्श टाइप से मतलब है कि उस घटना से संबंधित उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं या वे विशेषताएं जो उस घटना का प्रतिनिधित्व करती हूँ। अगला है आदर्श प्रारूप तार्किक आधार पर ही शुद्ध प्रारूप होते हैं। अपने इस अवधारणात्मक शुद्ध स्वरूप को यथार्थ कहीं भी नहीं मिलते हैं, अर्थात आदर्श प्रारूप में तार्किकता का सर्वाधिक आधार शुद्धता के रूप में देखा जाता है। हम उसे यथार्थ कहीं भी नहीं कह सकते हैं कि यही वास्तविकता है, लेकिन तार्किक आधार पे ऐसा किसी घटना के संबंध को तार्किक आधार पे निकाला जाता है कि उसके पीछे यह विशेषताएं होंगी। तो यहाँ पे आदर्श प्रारूप के अंतर्गत यही कहना चाह रहे हैं वेबर कि कोई घटना है उससे संबंधित कि तर्क लगाना कि इस कारण से ये घटनाएं घटित हुई होंगी या यह घटना ही इसकी विशेषता होगी, यह तर्क के आधार पर डिसाइड किया जाता है, शुद्ध रूप से यथार्थ नहीं होता है। वह आदर्श प्रारूप पूर्व निर्धारित कार्य कारण की व्याख्या नहीं करते हैं। वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप का मुख्य उद्देश्य तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना होता है। तो इन्होंने कहा कि पहले से ही निर्धारित कार्यों की व्याख्या आदर्श प्रारूप नहीं करता है, बल्कि तुलना करके वह अध्ययन करता है। अगला इन्होंने आदर्श प्रारूप द्वारा हर घटना का अध्ययन नहीं किया जा सकता। एक ही आदर्श प्रारूप के द्वारा हर घटना का अध्ययन नहीं किया जा सकता, अर्थात कहने का तात्पर्य है हर घटना का अपना स्वयं का कुछ आदर्श प्रारूप होता है। हर अध्ययन के समय इसका निर्माण करना पड़ता है। जैसे कि अध्ययन समाप्त हो जाता है तो आदर्श प्रारूप की उपयोगिता भी समाप्त हो जाती है। तो यह कहने का यही तात्पर्य है कि प्रत्येक घटना का अपना अपना एक आदर्श प्रारूप होता है या आदर्श प्रारूप निर्माण करता है। एक ही आदर्श प्रारूप के आधार पर अलग अलग घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता। आगे वेबर ने आदर्श प्रारूप के द्वारा क्या है का अध्ययन किया जाता है, न कि क्या होना चाहिए, क्या होता तो अच्छा होता। तो जो है आदर्श प्रारूप क्या है वर्तमान की व्याख्या करता है, न कि भविष्य का बात करता है। ऐसा वेबर कहते हैं कि जो घटना घटित है वर्तमान में आदर्श प्रारूप उसी की व्याख्या करेगी, न कि ऐसा कि क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इन सब की बात आदर्श प्रारूप नहीं करता है।
स्पष्ट है कि वेबर का आदर्श प्रारूप सामाजिक घटनाओं के बहुकार की तुलनात्मक व्याख्या हेतु एक महत्वपूर्ण पद्धति है, जिसका प्रयोग में स्वयं सामाजिक क्रिया, लक्ष्य उन्मुख, मूल्य उन्मुख, संवेगात्मक व परंपरागत क्रिया सत्ता को तर्क विधि, करिश्माई और परंपरागत सत्ता, नौकरशाही, प्रोटेस्टेंट धर्म, आधुनिक पूंजीवाद आदि के अध्ययन में इन्होंने आदर्श प्रारूप का जो है प्रयोग किया है। वेबर के आदर्श प्रारूप के स्वरूप। वेबर के आदर्श प्रारूप की पद्धति को 3 विशिष्ट रूपों में किया है। पहला कि आदर्श प्रारूप का आधार विशिष्ट ऐतिहासिक तत्व रहे हैं, जैसे प्रोटेस्टेंट नैतिकता के आदर्श प्रारूप। इन्होंने कहा आदर्श प्रारूप के आधार जो है विशिष्ट ऐतिहासिक तथ्य होते हैं, जैसे प्रोटेस्टेंट नैतिकता में आदर्श प्रारूप के कारण ही पूंजीवाद का निर्माण हुआ था कि प्रोटेस्टेंट नैतिकता, जो प्रोटेस्टेंट धर्म था उसमें धन का जो संचय है वह नैतिक था, इसलिए पूंजीवाद का विकास हुआ। वेबर ने विशिष्ट ऐतिहासिक कालों में विकसित प्रोटेस्टेंट नैतिकता को आदर्श प्रारूप बनाया और इसका प्रयोग पूंजीवाद के विकास के व्याख्या हेतु किया है। दूसरा, वेबर ने आदर्श प्रारूप का दूसरा प्रकार सामाजिक यथार्थ के अमूर्त तत्वों पर आधारित है, जो अनेक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों में पाए जाते हैं, जैसे नौकरशाही, सत्ता के प्रकार में, सामाजिक क्रिया के प्रकार आदि में। आदर्श प्रारूप के प्रमुख उदाहरण के रूप में इन्होंने कहा है कि कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ के रूप में भी आदर्श प्रारूप देखे जा सकते हैं, जो अमूर्त होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं। तीसरा, इन्होंने कहा कि ऐसे तथ्यों के आधार पर आदर्श जिनके आधार पर किसी व्यवस्था विशेष की तार्किक पुनर्संरचना संभव हो, अर्थात इसका प्रयोग किसी विशेष परिस्थिति में होता हो। तो इन्होंने आदर्श प्रारूप के तीसरे प्रकार में कहा कि तथ्यों के आधारित, ऐसा कि उसमें तार्किकता हो, उसमें संबंध निर्धारित किया जा सकते हो, जो किसी विशेष परिस्थिति के आधार पर देखा जा सकता हो, अर्थात संभावित व्यवहार की व्याख्या किया जा सकता हो। वेबर के अनुसार जो है आर्थिक सिद्धांत की मान्यताएं, मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत आदि जो है आदर्श प्रारूप के तीसरे प्रकार के रूप में देखे जा सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आदर्श प्रारूप का महत्व क्या था। आदर्श प्रारूप का अध्ययन की पद्धति सामाजिक अनुसंधान में एक नई दृष्टि से उपयोगी मानी जाती है। इससे पहले आदर्श प्रत्यक्षवाद और अनुभववाद की बोलबाला था, लेकिन जो मैक्स वेबर हैं, इन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए एक नया आयाम, नया दृष्टिकोण, नई पद्धति प्रदान की, जो कि बहुत आगे चलकर उपयोगी शामिल हुई, अर्थात उनका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बना। बहुत से शोधकर्ता उन अवधारणाओं को पूरी तरह से अवगत नहीं होते थे जिनका वे अपने अध्ययन में उपयोग करते थे, फलतः उनका शोध अस्पष्ट और अनिश्चित हो जाता था। आदर्श प्रारूप के प्रयोग से अवधारणा की अस्पष्टता और भ्रम दूर होते हैं और इसके विश्लेषण में शुद्धता में वृद्धि होती है। तो पहला इन्होंने बताया कि यह इसलिए उपयोगी है कि यह किसी घटना को पहले के तुलना में और अधिक स्पष्ट और शुद्ध बनाती है। दूसरा, इन्होंने कहा समाज में वैज्ञानिक दायित्व है कि वे विषय की अस्पष्टता को दूर करें, इसे बोधगम्य अर्थात ज्ञानवर्धक बनाएं। आदर्श प्रारूप से प्रयोग से अपनी की गई अवधारणा में अस्पष्टता और भ्रम दूर होते हैं। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि आदर्श प्रारूप से जो है अस्पष्टता और भ्रम दूर होते हैं, इसकी विश्लेषण में शुद्धता में वृद्धि होती है, इसलिए यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। तीसरा, इन्होंने कहा कि आदर्श प्रारूप सामान्य निष्कर्षों तक पहुंचने एवं तुलनात्मक विश्लेषण में सहायक है। तो यह आदर्श प्रारूप की कुछ विशेषताएं थी। इसके बाद देखते हैं आदर्श प्रारूप की सीमाएं या कमियां क्या थी। तो मैक्स वेबर के आदर्श प्रारूप के अध्ययन पद्धति के सफल होना तभी संभव था जब इनकी कमियां या खतरों के प्रति अध्ययनकर्ता सावधान रहे। पहला, आदर्श प्रारूप वास्तविकता के बीच कोई अंतर को समझने में असफल रहा है। तो आदर्श प्रारूप और वास्तविकता के बीच जो अंतर है उसको समझने में असफल रहा है।
दूसरा, आदर्श प्रारूप ढांचा मानकर उसी के अनुरूप आंकड़े को एकत्रित कर सके, उसके आधार पर वास्तविकता के बारे में निष्कर्ष दे सकता है। इन्होंने कहा, अनुसंधान करने वाला आदर्श प्रारूप को ढांचा मानकर उसी के अनुरूप आंकड़े को एकत्रित कर उसके आधार पर वास्तविकता के बारे में निष्कर्ष निकाल देता है, कि आदर्श प्रारूप के आधार पर ही निष्कर्ष वास्तविक जो है उसी को साबित कर देता है या निष्कर्ष दे देता है। तीसरा, इन्होंने कहा कि आधुनिक अनुसंधानकर्ता जो है वह आदर्श प्रारूप का निर्माण वास्तविक घटना के आधार पर करता है। ऐसी स्थिति में आदर्श प्रारूप स्वयं व्यक्ति वास्तविकता बन जाएगा, फलतः वह वास्तविक घटनाओं की व्याख्या नहीं कर पाएगा। अर्थात इन्होंने कहा कि अनुसंधानकर्ता जो व्यक्ति वास्तविकता के आधार पर घटना का निर्धारण करता है, लेकिन वह व्यक्ति अपने अनुसार करता है, जिस कारण से जो है वह अपने अनुसार जो है उसकी व्याख्या करता है, न कि वास्तविकता के आधार पर। आलोचनात्मक मूल्यांकन। वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप संबंधी विचारों की कई आधारों पर आलोचना हुई है। पहले आलोचक हैं इरविन जैटलिन का कहना है कि वेबर ने आदर्श प्रारूप की अवधारणा को अस्पष्टता और भ्रम दूर करने के लिए प्रस्तुत किया, लेकिन वह अपने इस प्रयास में पूर्णतः सफल नहीं रहे, क्योंकि कभी कभी वेबर ने आदर्श प्रारूप और वास्तविकता के बीच के अंतर के संदर्भ को भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती थी। क्या वास्तविकता है, क्या आदर्श प्रारूप है, इसमें भ्रम हो जाता था। तो जटलिन कहते हैं जिस कारण जो है अस्पष्टता और भ्रम दूर करने की स्थिति स्वयं आदर्श प्रारूप और वास्तविकता के कारण भ्रम पैदा हो जाता था, जो कि उनकी अस्पष्टता और भ्रम दूर करने के लिए जो प्रस्तुत किया गया था वह पूर्णतः गलत साबित करता है। दूसरा, वेबर का कहना है कि आदर्श प्रारूप अध्ययनकर्ता मानसिक उपज है जो वास्तविकता को समझने एवं विश्लेषित करने में सहायक, अर्थात तार्किक, या मानसिक है तार्किक कर लो। तो इन्होंने कहा जो आदर्श प्रारूप की बात वेबर करते हैं, उन्होंने कहा कि वह एक तार्किक आधार प्रदान करता है जो कि वास्तविकता को समझने में सहायक करता है। लेकिन आलोचक क्या कहते हैं कि आदर्श प्रारूप का निर्माण वास्तविक घटनाओं के आधार पर करते हैं, तब यह वास्तविकता की व्याख्या किस प्रकार कर पाएगा, क्योंकि यह स्वयं वास्तविक हो जाता है। तो उन्होंने कहा आदर्श प्रारूप को इस आधार पर लाना स्वयं ही वास्तविकता को झुठलाता है। तो इन्होंने कहा कि जैसे कोई है, हम तार्किक आधार पर किसी चीज़ को आदर्श प्रारूप बात करते हैं तो उसे वास्तविकता में लाएंगे, तो जो आदर्श प्रारूप हमने चुने हैं उसी को वास्तविकता मानकर ही अध्ययन करते हैं, जिस कारण आदर्श प्रारूप स्वयं वास्तविक हो जाता है, जहाँ पे वास्तविकता धूमिल पड़ जाती है। आलोचक यदि कहते हैं कि यदि हम आदर्श प्रारूप को बनाया ढांचा मान लें और उसी ढांचे के अनुरूप उसमें आंकड़ा भर दें, जैसा वेबर ने प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद की आत्मा के अध्ययन में किया है, तो यह वास्तविकता की व्याख्या नहीं कही जाएगी। तो इन्होंने कहा कि आदर्श प्रारूप को ढांचा मानकर अपने अनुसार ही प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद में इन्होंने जो आंकड़े इकट्ठे करके भर दिए हैं वह वास्तविकता से परे है। सोरोकिन के अनुसार यद्यपि वेबर ने अपना अध्ययन पद्धति एक कारकी व्याख्या की आलोचना की है और बहुकारकी व्याख्या का समर्थन किया है, और इसके लिए वे आदर्श प्रारूप की पद्धति को प्रस्तावित करते हैं, परंतु वे अपने प्रोटेस्टेंट धर्म और पूंजीवाद के मध्य संबंधों की चर्चा के समय केवल धर्म को ही आर्थिक विकास के निर्धारक के भूमिका के रूप में दर्शाकर खुद एक कारकी व्याख्या के शिकार हो गए हैं। जैसे वेबर ने मार्क्स की आलोचना करते हुए कि मार्क्स ने आर्थिक निर्धारण का एक कारकी व्याख्या की है, उसी प्रकार यहाँ सोरोकिन कहते हैं कि वेबर भी एक कारकी चल के अपना जो धर्म का सिद्धांत और पूंजीवाद का सिद्धांत के बारे में चर्चा की है वह भी उन्होंने धर्म के आधार पर ही बताया है, जिस कारण इनका भी सिद्धांत एक कारकी हो जाता है। वेबर का मानना जो अध्ययन पद्धति का इन्होंने खुद महत्वपूर्ण विरोधाभास किया है।
इसके बाद वेबर का मानना है कि अध्ययनकर्ता द्वारा निर्मित आदर्श प्रारूप का अध्ययन बाद में सार्वभौमिक महत्व नहीं रहता है या उपयोगिता समाप्त हो जाती है। तो आलोचकों का यह भी कहना है कि यदि, जैसे वेबर कहते हैं कि प्रत्येक घटना के लिए उनका हमें फिर से आदर्श प्रारूप बनाना पड़ता है, तो यह सार्वभौमिक महत्व हमेशा के लिए नहीं बना रहता है। लेकिन आलोचक क्या कहते हैं कि यदि ऐसा वेबर के सामाजिक क्रिया, सत्ता या नौकरशाही के आदर्श प्रारूप में आज क्या आवश्यकता देखी जा सकती है। इनका जो वेबर की सामाजिक क्रिया, सत्ता या नौकरशाही की व्याख्या है, उसका आज के समय के आदर्श प्रारूप के रूप में क्या, किस विशेषता के रूप में देखा जाएगा, इसमें विरोधाभास होगा, क्योंकि उस समय के संदर्भ में वेबर ने अपने अनुसार आदर्श प्रारूप बनाए होंगे और आज कोई इस घटना का अध्ययन करने जा रहा है तो उसके आदर्श प्रारूप में भिन्नता देखी जा सकती है, जिस कारण जो है वैज्ञानिकता अर्थात सार्वभौमिकता जो है इनके अध्ययन की खत्म हो जाती है। आदर्श प्रारूप की उपरोक्त आलोचनाएं निश्चित रूप से आदर्श प्रारूप में निहित कमियों का रेखांकित करती हैं अर्थात उजागर करती हैं, परंतु इस आधार पर आदर्श प्रारूप के महत्व को पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता अर्थात एकदम से नकारा नहीं जा सकता। सामाजिक घटनाओं का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत एवं जटिल होता है, जिसे सुविधाजनक और विश्लेषण हेतु समानताओं के आधार पर विचार पूर्वक एवं तर्कसंगत ढंग से कुछ वास्तविक घटनाओं का चुनाव या मॉडल का निर्माण करके निर्माण आवश्यक है, जिसकी तुलना करके सामाजिक यथार्थता को समझा जा सकता है। अर्थात आदर्श प्रारूप की बात हो रही है कि सामाजिक घटनाएं इतनी जटिल होती हैं, उनके लिए हमें उनके अध्ययन के लिए कुछ सुविधाजनक विश्लेषण हेतु उनकी समानताओं के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर तर्कसंगत ढंग से कुछ वास्तविक घटनाओं अर्थात विशेषताओं को चुनकर मॉडल का निर्माण करके तुलनात्मक अध्ययन करके ही वास्तविकता को समझा जा सकता है। इसी आवश्यकता ने वेबर को आदर्श प्रारूप को प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित किया है। अगर आदर्श प्रारूप के निर्माण एवं इसके प्रयोग में सावधानी बरती जाए तो निश्चित रूप से सामाजिक घटनाओं की तुलनात्मक विश्लेषण में यह सहायक होता है। निष्कर्ष से यह निकाला जा सकता है कि वेबर की यह जो पद्धति है, यह समाजशास्त्री विश्लेषण हेतु एक बृहद वैज्ञानिक आधार प्रदान करने तथा समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में पद्धति शास्त्री प्रत्यक्षवाद का एक महत्वपूर्ण विकल्प प्रस्तुत करता है। तो इससे पहले प्रत्यक्षवाद के आधार पर ही सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता था, लेकिन मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप के माध्यम से एक ऐसा नया विकल्प प्रदान किया जिससे हम सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। जहां पार्सन्स और शुपिटर जैसे समाजशास्त्रियों ने वेबर के इस पद्धति शास्त्र और सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के कई तत्वों को गढ़ करके अपने सैद्धांतिक विचारों की पृष्ठभूमि तैयार की है, वहीं इस प्रभाव से C.W. मिल्स, बेन डिक्स, बैरिंगटन मूर और रेमंड एरा जैसे समाजशास्त्रियों ने ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धतियों को और भी विकसित किया है। तो निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि जो आगे के आने वाले समाजशास्त्री थे, तो उनमें से कुछ समाजशास्त्री पार्सन, जुपिटर जैसे वेबर के इस पद्धति को आधार बनाकर अपने अध्ययन प्रारंभ किए हैं। तो यह वीडियो जो थी आदर्श प्रारूप से संबंधित थी। कल हम शक्ति और सत्ता के बारे में देखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।